स्टॉक मार्केट में 5000 से भी ज्यादा स्टॉक्स हैं, लेकिन इन 5000 स्टॉक्स में से सिर्फ 50 या 100 ही ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आपके पैसे को कई गुना कर सकते हैं और उन स्टॉक्स को आप मैन्युअली नहीं ढूंढ सकते हैं। इनको ढूंढने के लिए आपको यूज करने होते हैं फिल्टर्स, और ऐसे ही 10 फिल्टर्स आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो 10th नंबर का फिल्टर है, इसका नाम है मार्केट कैप। इसको मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कहा जाता है और ये हमें बताता है कि एक कंपनी का साइज कितना बड़ा है। इसको पता करने के लिए हमें कंपनी के एक शेयर की प्राइस को उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना होता है और इसके बेसिस पर स्टॉक्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। इसमें सबसे पहले होते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स। इसमें वो कंपनीज आती हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से बड़ी है। ये कंपनीज जनरली सेफ होती हैं, लेकिन ये उतने अच्छे रिटर्न्स भी आपको नहीं दे पाती हैं। इसके बाद आते हैं मिड कैप स्टॉक्स, जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बीच में होती हैं। ये लार्ज कैप के कंपैरिजन में उतनी ज्यादा सेफ नहीं है, तो इनमें रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो आपको थोड़े ज्यादा रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। और इसके बाद आते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स। इसमें वो सभी कंपनीज आ जाती हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम है, यानी ये बहुत छोटी छोटी कंपनीज हैं जो कि आपको बहुत हाई रिटर्न्स दे सकती हैं, लेकिन इनमें रिस्क भी बहुत हाई होता है। तो एग्जांपल के लिए अगर आप मीडियम रिस्क लेकर मीडियम रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तो आपको ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना होता है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से ज्यादा हो और 20,000 करोड़ से कम हो। अब 9th नंबर का फिल्टर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सभी फिल्टर्स को कहां पर अप्लाई करना है और उससे स्टॉक्स कैसे ढूंढने हैं, ये भी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले फिल्टर्स को समझ लो, फिर अप्लाई कैसे करना है वो भी समझेंगे। और हाँ, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, और अगर आप इस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारी वीडियो आपको दोबारा कभी रिकमेंड ही ना हो। अब इसके बाद जो हमारा 9th नंबर का फिल्टर है वो है सेल्स ग्रोथ, और यहां पर हम पिछले 3 साल के CAGR सेल्स ग्रोथ की बात कर रहे हैं, यानी हर साल कंपनी की सेल्स इस रेट से ग्रो होनी चाहिए। तो देखो, अगर आप चाहते हो कि एक कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़े तो वो कब बढ़ेगी? वो तब बढ़ेगी जब कंपनी ज्यादा से ज्यादा सामान बेचेगी। अगर कंपनी पिछले साल भी 100 करोड़ का बेच रही थी, उससे पिछले साल भी 100 करोड़ का बेच रही थी, इस साल भी उसने 100 करोड़ का ही सामान बेचा है, तो उसकी कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है। हम जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम ग्रोथ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो कंपनी की सेल्स ग्रो हो रही होनी चाहिए। पिछले से पिछले साल उसने 100 करोड़ का बेचा है तो पिछले साल 120 करोड़ का बेचा हो, इस साल 140 150 करोड़ का बेचा हो, और इस हिसाब से उसकी सेल्स बढ़ रही हो। तो ये फिल्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें बताता है कि कंपनी की सेल्स किस रेट से बढ़ रही है। और हमारे अकॉर्डिंग कंपनी की जो सेल्स हैं वो हर साल 10% से ज्यादा के CAGR से बढ़ रही होनी चाहिए, यानी 10.1, 15%, 20% या उससे ज्यादा कितना भी हो, हमें चाहिए कि 10 से कम नहीं होना चाहिए। अब इस केस में अगर आप और बेटर कंपनी ढूंढना चाहते हैं तो आप 10 की जगह 12 या 15% भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फिल्टर बताने से पहले, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए चाहिए होता है एक डीमैट अकाउंट। तो अगर आप बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, जिसको मैं खुद भी यूज करता हूं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। अब जो हमारा 8th फिल्टर है वो है प्रॉफिट ग्रोथ, और यहां पर भी हम 3 साल के CAGR प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं। हम 1 साल के प्रॉफिट ग्रोथ की बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि देखो, 1 साल तो किसी भी रीजन की वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ सकता है, तो हम यहां पर 3 साल के एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं। और वो प्रॉफिट ग्रोथ क्यों जरूरी है? क्योंकि कई बार होता है कि कंपनी की सेल्स तो बढ़ रही है, पिछले साल 100 करोड़ थी, इस साल 150 करोड़ हो गई, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ा है। और वो सेल्स हो सकता है कंपनी ने ज्यादा डिस्काउंट देकर बढ़ाई हो या किसी और तरीके से बढ़ाई हो। तो हमें चाहिए कि अगर सेल्स बढ़ रही है तो साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा होना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा ना, तो हम जो इन्वेस्टर्स हैं हमें भी लॉन्ग टर्म में ज्यादा बेनिफिट नहीं हो पाएगा और कंपनी भी उतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगी। तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्रॉफिट ग्रोथ है ये हमारे अकॉर्डिंग कम से कम 10% से ज्यादा होनी चाहिए, जो हम सेल्स में यूज कर रहे थे। अगर आपको चाहिए कि और बेटर कंपनी आप ढूंढें और आप अपनी जो सर्च है उसको फिल्टर करना चाहते हैं, तो ये प्रॉफिट ग्रोथ आप 12% या 15% से भी ज्यादा लेकर चल सकते हैं, बट फिलहाल के लिए मैं इसको 10 रख देता हूं। अब इसके बाद जो हमारा 7th नंबर का फिल्टर है वो है ROE एंड ROC। ये 2 अलग फिल्टर्स हैं, लेकिन दोनों को हमने एक ही कैटेगरी में रखा है। ROE की फुल फॉर्म होती है रिटर्न ऑन इक्विटी, और ROC की फुल फॉर्म होती है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहले ROC की बात करते हैं। तो देखो, जब भी कोई कंपनी बिजनेस कर रही है ना, तो उसके पास बेसिकली 2 तरह से पैसे आए होंगे एक बिजनेस को शुरू करने के लिए। पहला पैसा उसके पास आया होगा इन्वेस्टर्स के थ्रू, जो कि हमने शेयर्स खरीद कर उन्हें दिया है, और दूसरा पैसा उनके पास आया होगा लोन लेकर, जिसको डेट भी कहते हैं। तो कंपनी के पास बेसिकली 2 तरह के पैसे होते हैं, एक होता है इक्विटी और दूसरा होता है डेट। तो जब हम इक्विटी और डेट को मिला लेते हैं
तो ये क्या होता है, ये होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, वो कैपिटल जो कंपनी ने अपने बिजनेस में लगा रखी है। तो हम आरओसी से ये देखने की कोशिश करते हैं कि कंपनी ने जो बिजनेस में पैसा लगा रखा है उस पैसे पर वो कितने % के रिटर्न्स खुद कमा रही है। जब वो खुद अच्छे रिटर्न्स कमाएगी तभी तो आगे इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स देगी। तो ये जो आरओसी है यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इससे हमें यही पता चलता है कि कंपनी ने जो पैसा अपने बिजनेस में लगा रखा है उस पर वो कितने % के रिटर्न्स कमा रही है। और हमारे अकॉर्डिंग ये कम से कम 18% होना चाहिए। अगर कंपनी अपना जो पैसा पूरा लगा रखा है उस पर 18% कमा रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो देखो, रिटर्न ऑन इक्विटी में हम जो डेट हमने यहां पे जोड़ा था कि कंपनी के पास दो तरीके से पैसे आ रहे हैं, एक डेट के थ्रू आ रहा है और दूसरा शेयर्स बेचकर आ रहा है, तो उन दोनों को मिलाकर हमने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे देखा था। अब हम रिटर्न ऑन इक्विटी में देखते हैं कि कंपनी ने जो इक्विटी कैपिटल उठाई है, यानी कंपनी के पास अपने शेयर्स बेचकर जो पैसा आया है उस पैसे पर कंपनी कितने % के रिटर्न्स कमा रही है, तो वो हमें पता चलता है रिटर्न ऑन इक्विटी से। और ये भी मेरे अकॉर्डिंग कम से कम 18% हो तो बेटर रहेगा। तो यहां पर आपका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी 18% होना चाहिए। वैसे मैं काफी ऊपर लेके चल रहा हूं, आप चाहें तो इन्हें 15% भी लेकर चल सकते हैं, और अगर आपको और बेटर चाहिए तो आप इसको 20% भी लेकर चल सकते हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से हमें पता चलेगा कि कंपनी के पास जो पैसा गया है उस पैसे का वो किस तरीके से यूज कर रही है और उस पैसे के ऊपर वो कितने % के रिटर्न्स कमा रही है, क्योंकि जितने ज्यादा रिटर्न्स वो खुद कमाएगी उतना ही ज्यादा वो इन्वेस्टर्स को दे पाएगी। अब 6 नंबर का फिल्टर बताने से पहले अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं, यहां पर हम इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं और स्टॉक सिलेक्शन की ही बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर हमने 46 लेक्चर्स का एक कोर्स बना रखा है जिसमें हमने हर एक चीज को डिटेल में सिखाया है। और ये लगभग 12 घंटे का कोर्स है जिसको आप हमारे ऐप नीरज जोशी से बाय कर सकते हैं। और उसको बाय करने से पहले वहां पर 2 वीडियोस बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो हमारे ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर में जाकर नीरज जोशी आपको डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा 6 नंबर का फिल्टर है वो है डेट टू इक्विटी रेशियो। इस रेशियो से हमें पता चलता है कि कंपनी के पास अपनी जो इक्विटी कैपिटल है, यानी वो पैसा जो कंपनी के पास शेयर्स बेचकर आया है, उसके कंपैरिजन में जो कंपनी ने लोन लिया है वो ज्यादा है या फिर कम है। देखिए, जनरली जो कंपनी के ऊपर लोन यानी डेट है वो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि कंपनी के ऊपर जितना ज्यादा लोन होगा उस कंपनी को उतना ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और ज्यादा इंटरेस्ट पे कंपनी करेगी तो उसके पास अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए पैसा नहीं बचेगा। और दूसरा, जब कंपनी के ऊपर ज्यादा डेट होता है तो उस केस में रिस्क भी रहता है कि कंपनी अगर कभी अपना डेट चुका नहीं पाई तो कंपनी शटडाउन भी हो सकती है। तो इस वजह से हम डेट टू इक्विटी रेशियो को भी देखते हैं और हमारे अकॉर्डिंग ये 1 से कम होना चाहिए, यानी कंपनी के ऊपर अपनी इक्विटी से कम डेट होना चाहिए। और अगर आप ज्यादा सेफ चलना चाहते हैं तो आप इसको 0.5 भी रख सकते हैं, यानी 0.5 से कम ही डेट कंपनी के ऊपर हो तो ये बेटर रहेगा। इससे कंपनी को कम से कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और जब कंपनी कम इंटरेस्ट पे करेगी तो कंपनी के पास पैसा रहेगा अपने आप को ग्रो करने का, और जब कंपनी ग्रो करेगी तो उससे हम जो इन्वेस्टर्स हैं हमें बेनिफिट होगा। अब डोंट वरी, अगर आपको लग रहा है कि ये रेशियो मैं कहां पर चेक करूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी में क्या है, तो उसके लिए टेंशन मत लो। वीडियो के एंड में मैं ये सारे फिल्टर्स आपको लगाकर दिखाऊंगा और आप खुद कैसे लगा सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहो और इसको समझते रहो, क्योंकि जब तक आप किसी चीज को खुद से नहीं समझोगे ना तब तक आप खुद से अप्लाई भी नहीं कर पाओगे। वैसे यहां पर एक चीज आपको बता दूं कि जो भी फिल्टर्स मैं आपको बता रहा हूं ये मैं आपको इनके जनरल रूल्स बता रहा हूं, इनमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। जैसे अगर इसका एक एक्सेप्शन आपको बताऊं तो हम जनरली मानते हैं कि जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1 से कम होना चाहिए। लेकिन अगर कोई फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है, जैसे अगर किसी बैंक की बात करें, तो वहां पर बैंक को हमने जो पैसा दिया है वो बैंक के लिए डेट है और उसी पैसे को आगे वो लोन में देकर इंटरेस्ट कमाती है, तो उस केस में बैंक के ऊपर ज्यादा डेट हो सकता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जितने बड़े बड़े बैंक्स हैं उन सब के ऊपर ज्यादा डेट होता है, क्योंकि जो पैसा हमने बैंक को दे रखा है वो उनके लिए डेट है। तो अगर आप कभी ये फिल्टर लगा के सर्च करेंगे तो इससे जितने भी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स होंगे ना वो अपने आप ही आपके फिल्टर से हट जाएंगे। तो ध्यान रखें कि अगर आपको बैंकिंग स्टॉक्स ढूंढने हैं तो वहां पर आपको ये फिल्टर नहीं लगाना है।
अब इसके बाद जो हमारा फिफ्थ नंबर का रेशियो है वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। मैंने आपको बताया कि कंपनी के पास डेट यानी लोन के थ्रू भी पैसा आता है और उस लोन के ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। तो कंपनी की पोजीशन कम से कम ऐसी तो होनी चाहिए कि कंपनी सही से उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट चुका पाए। तो मेरे अकॉर्डिंग कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो 3 से ज्यादा होना चाहिए, जिससे हम ये एंश्योर कर सकते हैं कि कंपनी अपना इंटरेस्ट सही से चुका सकती है और वो सही से रन कर सकती है। अब इसके बाद जो फोर्थ नंबर का फिल्टर हम यूज करते हैं वो है करंट रेशियो। आपको याद होगा कि हिंडनबर्ग ने जब अडानी के ऊपर रिपोर्ट निकाली थी तो उस टाइम पर करंट रेशियो के बारे में बहुत ज्यादा बात की जा रही थी, क्योंकि हिंडनबर्ग ने यही कहा था कि जो अडानी है उसका करंट रेशियो 1 से कम है, यानी अडानी की जो एसेट्स हैं उससे ज्यादा उनके ऊपर लायबिलिटीज हैं, जो कि किसी भी बिजनेस के लिए रिस्की होता है। तो करंट रेशियो को निकालने का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। यानी अगर मान लीजिए किसी कंपनी के पास 10 करोड़ की एसेट्स हैं और उसके ऊपर अगर 5 करोड़ की लायबिलिटीज हैं तो उसका जो करंट रेशियो निकलेगा वो निकलेगा 2। तो इससे हमें समझ आता है कि अगर कंपनी को सही से रन करना है तो उसके पास ज्यादा से ज्यादा एसेट्स होनी चाहिए, ऐसी चीजें होनी चाहिए जो उसे पैसा कमा के दे, क्योंकि एसेट्स आपको पैसा कमा कर देती है और आपकी जो लायबिलिटी होती है वो आपकी जेब से पैसा निकालती है। तो ये जो करंट रेशियो है ये माना जाता है कि 1 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग हमें इसे 2 से ज्यादा लेके चलें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फिल्टर आपको एक स्टॉक को सेलेक्ट करने से पहले लगाना चाहिए वो है प्रमोटर होल्डिंग। देखो, जो कंपनी है वो खुद नहीं चलती है, उसको रन करना पड़ता है और उसको चलाते हैं उसके प्रमोटर्स, और उन प्रमोटर्स के पास होती है कंपनी की शेयर होल्डिंग। तो अगर मान लीजिए मैं अपनी कंपनी का प्रमोटर हूं जिसके पास 1% होल्डिंग है, तो क्या मैं मेहनत करूंगा उस कंपनी को चलाने में? मैं बिल्कुल भी मेहनत नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितनी भी मेहनत कर लूं मेरे पास तो सिर्फ 1% ही है। लेकिन वहीं अगर मेरे पास कंपनी का 40% है, 50% है, तब मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कंपनी जितना अच्छा परफॉर्म करेगी उसका आधा बेनिफिट तो मुझे मिलना है। तो इसलिए माना जाता है कि जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें प्रमोटर्स के पास अच्छी खासी होल्डिंग होनी चाहिए और वो 30 to 40% से ज्यादा हो तो ये बेटर रहेगा। वैसे तो देखो 50% से ज्यादा हो तो वो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन 50% अगर आप ढूंढना चाहोगे तो बहुत ही कम स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग आपको 30% से ज्यादा जिसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग हो ऐसे स्टॉक्स को सेलेक्ट करना चाहिए। अब इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। देखिए, जो बहुत ही ज्यादा बड़ी कंपनीज होती हैं, यानी जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं 50,000 करोड़ के, 80,000 करोड़ के, 2 लाख 2.5 लाख करोड़ की जो कंपनीज होती हैं, वहां पर प्रमोटर्स की होल्डिंग उतनी ज्यादा मायने नहीं रखती है। खैर, वहां पर भी प्रमोटर्स के पास होल्डिंग हो तो ये अच्छा रहता है, लेकिन जो भी मिड कैप स्टॉक्स हैं उनमें तो कम से कम 30% से ज्यादा होनी चाहिए, और जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं वहां पर 40% से ज्यादा हो तो ये और बेटर है। लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि प्रमोटर्स के पास होल्डिंग तो हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने उन होल्डिंग्स को गिरवी रखा हुआ है, क्योंकि ज्यादातर केस में क्या होता है कि जब किसी कंपनी को लोन लेना होता है तो उस लोन के रिटर्न में उसको कुछ ना कुछ गिरवी रखना होता है, और उस जगह पर कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो अपने शेयर्स को गिरवी रख देते हैं। तो अगर प्रमोटर्स ने अपनी 5% से कम होल्डिंग्स को गिरवी रखा है तो वो चलता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा होल्डिंग्स को गिरवी रखा हुआ है तो वो भी रिस्की है। इसलिए प्रमोटर होल्डिंग 30% से ज्यादा है ये तो आपको चेक करना ही है, लेकिन जो प्लेज्ड परसेंटेज है वो इस केस में 5% से कम होना चाहिए। आपने ये भी चेक करना है। डोंट वरी, कैसे चेक करना है सब बताऊंगा, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड नंबर का फिल्टर है वो है OPM, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। मान लो एक कंपनी है जो कि 100 करोड़ की सेल्स करती है, लेकिन 100 करोड़ का सामान बेचने के बाद भी वो 1 करोड़ रुपए ही बचा रही है। क्या वो कंपनी अच्छी है, या फिर एक दूसरी कंपनी है जो कि 100 करोड़ का ही सामान बेचती है लेकिन 100 करोड़ का सामान बेचकर वो 20 करोड़ रुपए बचा लेती है? तो जो कंपनी जितना ज्यादा पैसा बचा पा रही है, जिसका प्रॉफिट मार्जिन जितना ज्यादा है, वो उतना बेटर होता है। तो ये भी हमें एक बिजनेस में जरूर देखना चाहिए। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं जो बिगनर्स होते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो जितना ज्यादा होगा वो कंपनी उतना ज्यादा ग्रो कर पाएगी। तो हमारे अकॉर्डिंग ये 15% से ज्यादा हो तो बेटर रहेगा, और अगर आपको और बेटर कंपनी चाहिए तो यहां पर आप ये 20% भी लेकर चल सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा फर्स्ट नंबर का रेशियो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशियो है, इसलिए इसको हमने फर्स्ट नंबर पर रखा है। और यहां पर हम 2 रेशियोज की बात कर रहे हैं, एक है पी रेशियो और दूसरा है पीबी रेशियो। पी रेशियो का मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशियो और पीबी रेशियो का मतलब है
प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। ये दोनों ही वैल्यूएशन रेशियोज हैं। अब मान के चलो कि एक कंपनी बहुत अच्छी है, उसकी सेल्स भी बढ़ रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, कंपनी के ऊपर डेट भी ज्यादा नहीं है, प्रमोटर्स के पास होल्डिंग भी है, लेकिन वो कंपनी आपको बहुत महंगी मिल रही है। तो इस केस में अगर आप उस स्टॉक को खरीदेंगे तो क्योंकि उसकी जो वैल्यूएशन है वो ऑलरेडी बहुत हाई है, तो आपको लॉस होने के चांसेस ज्यादा होंगे। जबकि मान लीजिए कि एक दूसरी कंपनी है जिसके फंडामेंटल्स उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो आपको बहुत ही सही वैल्यूएशन पे मिल रही है या कहीं की सस्ती मिल रही है, तो इस केस में उस शेयर की प्राइस बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। तो ये हमें पता चलता है पी रेशियो और पीबी रेशियो से। पी रेशियो हमें बताता है कि अभी जो शेयर की प्राइस है उसके कंपैरिजन में कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो कैसा है। तो मान लीजिए अगर कोई कंपनी है जिसके शेयर की प्राइस 100 रुपए है और उसका अर्निंग पर शेयर 10 रुपए है, तो इस केस में यह माना जा सकता है कि उस कंपनी से 1 रुपए कमाने के लिए आप 10 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। जबकि मान लीजिए एक दूसरी कंपनी है जिसका जो पी रेशियो है वो 15 है, तो उस केस में उस कंपनी से 1 रुपए कमाने के लिए आपको 15 रुपए देने पड़ रहे हैं। कोई तीसरी कंपनी है जिसका पी रेशियो 50 है, तो उस कंपनी से 1 रुपए कमाने के लिए आपको 50 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पी रेशियो जितना कम हो उतना बेटर माना जाता है, और सेम पीबी रेशियो के लिए भी है, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, वो भी जितना कम हो उतना ही बेटर माना जाता है। अब देखो जनरली ये जो पी रेशियो है ये 10 के आसपास आपको बहुत रेयरली मिलेगा, और मिलने को तो 1-2 भी मिल सकता है, लेकिन ये उन कंपनीज का होता है जो कि या तो साइक्लिक होती हैं, मतलब कभी उनमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट बढ़ जाता है या फिर कभी नहीं होता है। तो अगर इन जनरल बताऊं, ये कोई भी स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज करता हूं, वो चीजें आपको बता रहा हूं। तो मेरे अकॉर्डिंग जिस कंपनी को आप बाय करना चाह रहे हैं उसका पी रेशियो 12 से ज्यादा होना चाहिए और 40 से कम ही हो तो बेटर रहेगा। बाकी ये उसकी इंडस्ट्री से कंपेयर करके देखना होता है, और कई बार हम उसका मीडियन पी देखते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको इन जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अगर बहुत डिटेल में जानना है तो हमने हमारे कोर्स में पूरा डिटेल में हर एक रेशियो को सिखाया है। और अगर हम पीबी रेशियो की बात करें तो पीबी रेशियो को जब मैं आपको अभी एनालिसिस दिखाऊंगा उसमें यूज नहीं करूंगा, क्योंकि पीबी रेशियो को जनरली वहां पर यूज किया जाता है जहां पर पी रेशियो यूज नहीं होता है। जैसे बैंक के केस में हम देखें तो वहां पर पी रेशियो को यूज नहीं करते हैं, या फिर जो बहुत ही ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है जिनमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, तो वहां पर भी हम पी रेशियो को यूज करने की जगह पर पीबी रेशियो को यूज करते हैं। तो ये हैं वो 10 फिल्टर्स जो कि आपको एक स्टॉक को बाय करने से पहले देखने चाहिए। अब इन्हें अप्लाई कैसे करना है वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, बिल्कुल भी मिस मत करना। तो अगर ये सारे फिल्टर्स लगाकर आपको एक स्टॉक को सेलेक्ट करना है तो इसके लिए जो बेस्ट वेबसाइट है वो है screener.in। क्लियर कर दूं, स्पॉन्सर्ड नहीं है, खुद यूज करता हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। तो इस वेबसाइट में जाने के बाद आपको लॉगिन करना होता है, और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको एक स्क्रीन्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्रिएट न्यू स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आप इस पर क्लिक कर दो। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर जो सारे फिल्टर्स मैंने आपको बताए थे वो फिल्टर्स आपको लगाने हैं। जैसे पहला फिल्टर मैंने आपको बताया था मार्केट कैपिटलाइजेशन का, तो मैंने मार्केट लिखा है तो यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गया है। और ये मैंने आपको कहा था कि आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको मीडियम रिस्क लेना है तो 5,000 करोड़ से बड़ी कंपनी ढूंढ लो, बहुत ज्यादा रिस्क देना है तो 5,000 करोड़ से छोटी ढूंढ लो, और बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है तो 20,000 करोड़ से बड़ी ढूंढ लो। तो मैं तो सिर्फ एग्जांपल आपको दे रहा हूं, इसलिए मैं यहां पर डाल देता हूं कि 10,000 करोड़ से बड़ी होनी चाहिए कंपनी। आप अपने हिसाब से ये सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जब ऐसा आप लिख लेते हैं तो उसके बाद आपको लिखना होता है एंड, दूसरा फिल्टर लगाने के लिए। तो एक फिल्टर हमारा लग चुका है। अब जो नेक्स्ट फिल्टर मैंने आपको बताया था वो था सेल्स ग्रोथ। तो सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स आपको दिखाई दे रहा है, ये हमने कहा था कि 10% से ज्यादा होना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा ज्यादा भी देख सकते हैं। ऐसे ही हमने नेक्स्ट फिल्टर लगाने के लिए फिर से एंड लिखना होगा। उसके बाद अगला फिल्टर लगाने के लिए जो हमारा नेक्स्ट फिल्टर था वो था प्रॉफिट ग्रोथ। तो प्रॉफिट लिखो, प्रॉफिट ग्रोथ 3 इयर्स का दिखाई दे रहा है, ये भी हमारे अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, 10 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये हमने फिल्टर लगा दिया है। अब इसके बाद जो अगला फिल्टर मैंने आपको बताया था वो था कि कंपनी के ऊपर ज्यादा डेट नहीं होना चाहिए, तो वो था डेट टू इक्विटी रेशियो। ये मैंने कहा था कि आप चाहो तो 0.5 से कम रख लो, अदरवाइज 1 से तो कम होना ही चाहिए। तो यहाँ पर हमने 1 से कम इसको ले लिया है, और फिर हमने नेक्स्ट फिल्टर लगाने के लिए एंड यहाँ पर बीच में लिख दिया है। अब नेक्स्ट मैंने आपको एक रेशियो बताया था वो था करंट रेशियो। तो करंट रेशियो आपको दिखाई दे रहा है, ये कितना होना चाहिए, मैंने आपको कहा था वैसे तो 1 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 2 से ज्यादा ले लोगे तो बेटर रहेगा। तो ये हमने करंट रेशियो ग्रेटर देन 2 कर दिया है और फिर एंड पे क्लिक कर दिया है। अब एक और चीज मैंने आपको बताई थी वो थी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि हमारे अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, 3 से ज्यादा होना चाहिए। तो वो फिल्टर भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं।
तो ये फिल्टर भी मैंने लगा दिया है। अब अगला फिल्टर लगाने के लिए फिर से आपको लिख देना है एंड, तो एंड लिख दिया है। तो नेक्स्ट फिल्टर प्रमोटर होल्डिंग का लगा लेते हैं, जो कि मैंने आपको कहा था कि कितना होना चाहिए, कम से कम 30% से ज्यादा होना चाहिए। तो 30% से ज्यादा ग्रेटर देन का साइन लगा दिया और एंड पे क्लिक कर दिया, मतलब एंड हमने लिख दिया है। अब इसी के साथ मैंने कहा था कि जो प्लेज्ड परसेंटेज होना चाहिए वो 5 से कम होना चाहिए। तो अगला जो फिल्टर है वो मैं लगा रहा हूं प्लेज्ड परसेंटेज का, जो कि होना चाहिए 5 से कम। तो ये 5 से कम हो गया। फिर हमने अगला फिल्टर लगाने के लिए एंड लिखा। अब नेक्स्ट मैंने आपको आरओई और आरओसी के बारे में बताया था, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मैंने आरओई लिखा, तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी आ चुका है और ये मैंने कहा था 18 से ज्यादा होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 18 लिख देते हैं। और ऐसे ही हमने इसी के साथ यूज किया था आरओसी, यानी कंपनी ने जो पैसा ओवरऑल लगाया इंक्लूडिंग डेट, उसके ऊपर कंपनी कितने परसेंट के रिटर्न्स कमा रही है, वो भी मैंने कहा था 18 से ज्यादा हो तो बेटर रहेगा। तो ये आपने देख लिया, ये भी हमने 18 लगा दिया है। अब नेक्स्ट फिल्टर मैंने आपको कहा था ओपीएम का, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यानी कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए वो अच्छा खासा होना चाहिए। और ये भी हम ओपीएम, आप चाहें तो 3 इयर्स का भी यूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल सिर्फ ओपीएम यूज कर रहा हूं, जो कि हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए, कम से कम 12% ले लो, 15% ले लो, अपने हिसाब से ले सकते हो। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं। और इसके बाद लास्ट में मैंने आपको बताया था पी रेशियो के बारे में, उसको लगाने के लिए भी पहले एंड लिखना होगा और उसके बाद पीई रेशियो लिखना होगा। तो आपको दिखाई दे रहा है प्राइस टू अर्निंग, जो कि मैंने आपको कहा था कि 15 से ज्यादा होना चाहिए या फिर 40 से कम होना चाहिए। लेकिन इसको पता करने का एक उससे भी बेटर तरीका होता है, और वो होता है कि वो अपने इंडस्ट्री पी से कम है तो बेटर है। तो हम यहां पर लगा देते हैं इंडस्ट्री पी से कम होना चाहिए। तो प्राइस टू अर्निंग, यहां पर मैंने इंडस्ट्री पी लिखा है, तो आपको दिखाई दे रहा है ये फिल्टर आ गया है। और ये सारे फिल्टर्स हमने एक ही जगह पर लगा दिए हैं। अब जैसे ही मैं इस क्वेरी को रन करूंगा तो पूरे 5000 स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स हैं, उसमें से जिन स्टॉक्स में ये सारी क्वालिटीज होंगी वो स्टॉक्स आपको यहां पर दिखाई देंगे। तो अब सीधा रन दिस क्वेरी पे क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं कि पूरे स्टॉक मार्केट में जाकर हमारे सामने 14 स्टॉक्स निकल कर आए हैं। तो कहां आपके सामने 5000 स्टॉक्स थे, अब हैं 14 स्टॉक्स, जिनके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं और जिनमें ये सारी क्वालिटीज होंगी जो हमने यहां पर फिल्टर्स लगाए थे। तो इस तरीके से आप अपने बेस्ट स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स दे सकें। और ये जो फिल्टर्स मैंने आपको बताए हैं, ये एग्जाम्पल के लिए बताए हैं, आप इनमें अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर मान लो मैं थोड़ा और स्ट्रिक्ट लेकर चलता तो हो सकता है कि मुझे एक भी स्टॉक नहीं दिखाई देता, या हो सकता है कि मैं बिल्कुल ही लीनियंट लेकर चलता तो मुझे 50 या 100 स्टॉक्स दिखाई देते। तो आप अपने हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, हमारे ऐप नीरज जोशी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बिल्कुल डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।